11th क्लास चैप्टर 5 विधायी का पढ़ रहे हैं हम। कल हमने पढ़ा था लोकसभा राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमने आगे देखना है कि संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकती है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। कार्यपालिका नीति निर्माण नीति लागू करने का कार्य करती है और विधान पालिका कानून निर्माण का कार्य करती है। अगर कोई भी दल बहुमत में है तो वो अपनी मनमानी कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में संसद को कुछ ऐसी विशेष शक्तियां दी गई हैं जिससे कि कार्यपालिका अपनी मनमानी ना कर सके और उसके ऊपर नियंत्रण लगाया गया है संसद के द्वारा। तो संसद किस प्रकार नियंत्रण लगाती है कार्यपालिका के ऊपर? पहली बात है बहस और विवाद। संसद का आपने सुना होगा कि संसद का अधिवेशन चल रहा है। सुना ना कभी कभी कि संसद का अधिवेशन चल रहा है, लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन में क्या होता है कि जो भी मंत्री अपना नीतियां वगैरह बनाना चाहते हैं उन नीतियों के ऊपर इसमें व्यापक चर्चा होती है, पूरी बहस होती है। अगर वो नीतियां हमारे जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो सही नहीं है तो संसद में उसको पास नहीं किया जाता है। दूसरा, इसमें एक होता है प्रश्नकाल। जब भी संसद की कार्यवाही चलती है तो 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है और उस 1 घंटे के प्रश्नकाल में जो अन्य सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से। और एक तो होते हैं तारांकित क्वेश्चन जिनके ऊपर स्टार लगा होता है, एक होते हैं नॉन स्टार क्वेश्चन। जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब मंत्री को देना ही पड़ता है सदन में। इसकी सूचना कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं पहले ही दे दी जाती है। और जो स्टार क्वेश्चन है उनका आंसर इन्हें जरूर देना पड़ता है मंत्रियों को। तो इस प्रकार सभी मंत्री अपनी नीतियों के बारे में तैयार होकर आते हैं कि किस प्रकार की नीति वो क्यों बना रहे हैं, उसका क्या फायदा है। ठीक है। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल होता है इस 1 घंटे के बाद का आधा घंटा। इस आधे घंटे में कोई भी सदन का सदस्य किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, किसी लोकहित से के मामले को उठा सकता है, किसी भी मुद्दे को लोकसभा में या राज्यसभा में इस शून्यकाल में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व सूचना के इसको उठा सकता है। ठीक है। प्रतिदिन आधे घंटे का टाइम होता है। जब भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो शून्यकाल होता है आधे घंटे का। फिर होता है 0 आवर, उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। 0 आवर इसको शून्यकाल को ही कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से प्रश्न पूछ करके, तारांकित प्रश्न पूछ करके शून्यकाल के दौरान जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। मंत्रियों को पता है कि उनसे सेशन शुरू हो गया, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो नीतियां बना रहे हैं, तो वो फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आते हैं। और अगर मान लो कि वो सही से कोई नीति सही नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर उनको त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। दूसरी बात है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। जब कोई कानून बनता है, कोई भी मंत्री किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है या कोई गैर सदस्य भी प्रस्तुत करता है तो उसकी स्वीकृति उन्हें संसद में लेनी पड़ती है। कोई भी कानून, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि सरकार, संसद उसे स्वीकृति ना दे। संसद की स्वीकृति अति अनिवार्य है। और कई बार जब गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार को काफी सारे मंत्रियों को मनाना भी पड़ता है, मोलभाव भी करना पड़ता है। तब नहीं तो अगर मान लो गठबंधन सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो संसद से कोई भी बिल पास करवाना इतना आसान नहीं होता है। फिर वित्तीय नियंत्रण। धन पे अगर जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट के एक भाग पर चर्चा नियंत्रक मालिका परीक्षक के द्वारा या कंट्रोलर ऑडिटर के द्वारा उसकी एक चीजों के ऊपर चर्चा होती है। तो कोई भी अगर खर्चा करना है तो सरकार को संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संचित निधि से खर्चा करना है तो उसमें अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अन्य खर्चे, जो साल भर के खर्चे हैं, उनमें संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस तरह से संसद धन के ऊपर भी नियंत्रण करती है। कोई भी मंत्री अपनी मनमर्जी से धन खर्च नहीं कर सकता। और उसे अपना पैसा खर्च करना है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि कितना पैसा
कहाँ पर लगा है, तब संसद उसे अनुमति देती है, तब वो खर्चा कर सकता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव पास करके भी संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। अविश्वास कैसे? मान लो कि किसी मंत्री ने कोई भी प्रस्तुत किया है बजट या कोई भी इस तरह की कोई योजना बना रहे हैं और संसद के सदस्य उनके साथ नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर देंगे, नॉन कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पास कर देंगे, जिससे कि सरकार गिर जाएगी। ऐसा 1989 के बाद बहुत बार हुआ है और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था, तो इस तरह से ये सरकार गिर गई। ठीक है, समर्थन वापस ले लिया तो पूरा बहुमत में जुटा पाए, पूरा बहुमत में जुटा पाए तो सरकार गिर गई। दोबारा से चुनाव हुए 1999। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते। समझ गए यहाँ तक? अब बात आती है कि संसद खुद पर नियंत्रण कैसे रखती है, खुद पे कैसे नियंत्रण रखती है, या फिर आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां बताएं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताएं, तो उसमें भी हम यही सेम आंसर लिखेंगे, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। संसद एक बहुत बड़ी संस्था है। लोकसभा जिसमें 545 सदस्य हैं, राज्यसभा जिसमें 245 सदस्य हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इन सारे लोगों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है लोकसभा अध्यक्ष की। अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। अभी जो हमारी 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अंडरस्टैंड? तो जब संसद बनती है, जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, चुनाव हो गए, चुनाव के तुरंत बाद एक स्पीकर चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर जिसे कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष को स्पीकर भी कह सकते हैं। लोकसभा के बारे में बात कर रही हूँ। प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर उसे बनाता है राष्ट्रपति, इसे चुनता है राष्ट्रपति, और उसे चुनता है जो कि सबसे ज्यादा अनुभवशील हो, जिसको लोकसभा या राज्यसभा में काम करने का सबसे ज्यादा अनुभव हो, उसी प्रोटेम स्पीकर चुन दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका एक ही काम है, इसका काम है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जब चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? फिर वो अध्यक्ष करता है सारे कार्य। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ इतना है कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दे। लोकसभा बन गई, सभी लोग जीत करके आ गए, हार करके भी आ गए, वो भी इसमें भाग लेते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। अब ये अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा की बैठक बुलानी है तो अध्यक्ष बुलाता है, और अगर मान लो बैठक में कोई ज्यादा हंगामा हो गया है, स्थगित करनी है, तो भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। और उसके साथ साथ सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कौन मंत्री कब बोलेगा, उनका समय निर्धारित करना, कब कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसका समय देना, वो सारे कार्य लोकसभा अध्यक्ष के हैं। और जो भी स्पीकर सदन में बोलता है वो सारा लोकसभा अध्यक्ष को इंगित करते हुए बोलता है कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर मैं ये कहना चाहता हूँ। समझ गए? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फिर मतदान करवाना, अगर मान लो किसी भी कोई कानून बनने जा रहा है, कोई विधेयक है, उसके ऊपर सदन में मतदान करवाना है, तो मतदान करवाने की जिम्मेदारी भी लोकसभा के अध्यक्ष की है। और इस मतदान में अध्यक्ष भाग नहीं लेता, लेकिन अगर बराबर वोट आ जाए तो फिर निर्णायक मत के लिए आर्टिकल 100 में यह प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 100 में, कि निर्णायक मत देने के लिए लोकसभा का स्पीकर भी मतदान कर सकता है। ये तभी कर सकता है जब बराबर उसके कोई भी विधेयक है, उसके पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाते हैं, तो निर्णायक मत अध्यक्ष का होता है। सदन की गणपूर्ति सुनिश्चित करना। गणपूर्ति हमारे देश में प्रावधान है कि अगर कुल सदन संख्या का 1/10 भाग, कम से कम 1/10 भाग उपस्थित है तो सदन की कार्यवाही चलेगी।
मान लो जैसे हम यहाँ गणपूर्ति बना रहे हो, तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ कि भाई 1/10 बच्चे अगर क्लास में होंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, गणपूर्ति होगी ना ये, 1/10 मतलब 40 में से कितने होंगे, 4 बच्चे गणपूर्ति। ऐसे ही जो सदन की गणपूर्ति सुनिश्चित करना भी किसका काम है, लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि लोग उपस्थित रहें। 545 सीटें हैं तो कम से कम 55 लोग तो उपस्थित रहें, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। अंडरस्टूड। फिर अधिवेशन को अगर स्थगित करना है, कोई कार्यवाही चल रही है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर स्थगित करना है तो भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है ये, लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। और अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंड करना भी, उसको कार्रवाई से बाहर करना भी अध्यक्ष का काम है। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें कि जो नियंत्रण है, विश्वास प्रस्ताव पास करने वाला नियंत्रण है, तो जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, एमएलए एमपी जो भी, वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए उनको विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके कहे गए विचारों पर कभी भी कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। कई बार वो झूठ भी बोल देते हैं, कई बार वो गलत भी बोल देते हैं, लेकिन वो लोग, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई, सदन में बोली हुई बात की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती। तो इस तरह से ये शक्तिशाली हो जाता है सदन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अधिवेशन को स्थगित भी कर सकता है। धन बिल या साधारण बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो सदन में प्रस्तुत हो रहा है वो धन बिल है यानी मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये सारी बातें भी वो अध्यक्ष के हाथ में है कि वो किसी बिल को धन बिल डिक्लेयर कर रहा है या ऑर्डिनरी बिल डिक्लेयर कर रहा है, साधारण बिल या फिर धन बिल। संयुक्त बैठक की अगर राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की इकट्ठी बैठक करवानी पड़ जाए तो उनकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की बैठक बुलानी है, राष्ट्रपति तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो सारे काम लोकसभा अध्यक्ष के। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। किसी दिन मान लो अध्यक्ष की तबीयत ठीक नहीं है या किसी वजह से नहीं उपस्थित हो पाया तो उस दिन की बैठक की जो अध्यक्षता है वो करेगा उपाध्यक्ष। और अगर इसे त्याग पत्र देना हो तो ये उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को देना हो तो ये अध्यक्ष को देगा। अंडरस्टैंड। राज्यसभा के मामले में एक तो उपराष्ट्रपति होता है जो प्रदेश सभापति होता है और एक होता है उनका उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसको तो स्पीकर बोलते हैं और उनको बोलते हैं चेयरमैन। ओके, तो अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो फिर उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने पढ़ा है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और उसके बाद हमने पढ़ा लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां या फिर संसद स्वयं पर कैसे कंट्रोल करती है। संसद स्वयं पर कंट्रोल करने का एक ही बंदा करता है जो है अध्यक्ष, वो ही संसद की सारी कार्रवाई को कंट्रोल करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सदन में किस व्यक्ति को कब मौका देना है बोलने का वो सारी व्यवस्था सदन का स्पीकर करता है। मतदान करवाता है बिलों के ऊपर, बहस करने का पूरा मौका देता है और जितने भी इसको काम होते हैं लोकसभा के वो सारे कार्य लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में करवाए जाते हैं। अब एक नया टॉपिक और कर लेते हैं हम आज। ये है हमारा कानून कैसे बनते हैं। कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि कौन बनाता है कानून, कैसे बनते हैं, कैसे में पता चलता है कि जो एक कृषि बिल आजकल आ रहा है ना, न्यूज वगैरह में सुना होगा, या फिर शिक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं, या फिर हमने बॉर्डर पे कुछ नीति, विदेशों के साथ संबंधों में कुछ नीति में बदलाव किया, कौन करता है, कैसे करता है, आता है ना क्वेश्चन दिमाग में। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो पढ़ते हैं विधेयक क्या होता है और बिल कानून क्या होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें। विधेयक तो है कानून बनने से पहले का स्तर। जब
कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं विधेयक। और जब वो प्रस्ताव संसद में स्वीकार हो जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो बन जाता है वो कानून। यहाँ पर उसका महत्व बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? विधेयक तो मान लो कि आपने प्रस्तुत किया, कोई का पास हो गया, कानून बन गया। पास नहीं हुआ तो कानून नहीं बना, वो विधेयक ही रह जाएगा और खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए क्या होता है विधेयक और कानून? विधेयक तो वो होता है कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो विधेयक है, और जो संसद में जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति की दस्तखत हो जाते हैं तो वो बन जाता है कानून। तो विधेयक भी मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गैर सरकारी विधेयक जो किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मान लो परिवहन के और कोई प्रस्ताव जैसे पास करना है, मान लो ट्रांसपोर्ट के बारे में, अगर परिवहन मंत्री उसको प्रस्तुत करता है तो सरकारी विधेयक होगा, और अगर कोई दूसरा सदस्य इस तरह का कोई प्रस्तुत करता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होगा। तो ये बनते कैसे हैं? कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? जनता की मांगों को जो भी हमारे एमएलए एमपी हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं ना, और अपने अगले इलेक्शन में अच्छा करने के लिए या कई बार दबाव समूह के दबाव में आकर के तो कुछ मांगे जनता की संसद के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं विधेयक। और कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले 1 माह पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि तभी तो लोकसभा का अध्यक्ष वो बताएगा कि इस दिन प्रस्तुत करना है, उस टाइम ये कार्रवाई होगी, तभी तो बताएगा। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, 545 सदस्य, सारे अपनी अपनी बात लेके रोज पहुंच जाएंगे, फिर तो बिल्कुल होच पोच हो जाएगा, कोई काम होगा ही नहीं। तो कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले अध्यक्ष को 1 माह पहले सूचना देनी पड़ती है, और फिर निर्धारित तिथि को, जिस दिन उसे समय मिला है अध्यक्ष की तरफ से कि मान लो कि आपको 10 तारीख को आपने अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हो, तो 10 तारीख को क्या करेगा, वो अपना प्रथम वाचन होगा, जिसमें प्रथम वाचन में जो भी सदस्य प्रस्तुत कर रहा है विधेयक को, वो खड़ा होकर के उस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य बताएगा और क्या है उसमें, वो उसको मोटा मोटा बताएगा। और फिर कई बार तो उसकी पर्ची छपवा लिए जाते हैं और सब लोगों को उसको बांट दिया जाता है। इस दिन ज्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि विधेयक के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो ये होता है प्रथम वाचन, और फिर प्रथम वाचन के बाद होती है सेकंड रीडिंग। दूसरे वाचन के लिए प्रस्तुत कर देता है कोई भी मंत्री या गैर मंत्री कि ये मेरा विधेयक है जी, इसमें मोटी मोटी ये बातें हैं और इसके आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो सेकंड जो रीडिंग होती है उसमें 3-4 बातें होती हैं। या तो तुरंत किसी भी समिति को विचार करने के लिए बोल दिया जाएगा कि ये कमेटी है, ये इसके ऊपर फटाफट से विचार करे और 2-4 दिन में रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दे। या फिर संयुक्त समिति बुला ली जाती है, दोनों सदनों की एक ज्वाइंट कमेटी बना ली जाती है, जिसमें कुछ सदस्य लोकसभा के होते हैं, कुछ सदस्य राज्यसभा के होते हैं। या फिर उसे जनमत जानने के लिए गजट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये सारी कुछ बातें होती हैं जो निर्णय लेना होता है अध्यक्ष को कि कैसे कैसे करना, समिति को भेजना या क्या भेजना। और जो भी समिति होती है उसमें उस विधेयक से संबंधित एक्सपर्ट लोग होते हैं। मान लो कि किसी को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो कानून से संबंधित मान लो कि महिलाओं की उम्र, जो शादी की उम्र 18 से 21 साल करनी है, तो विधि मंत्रालय इसको प्रस्तुत करेगा। विधि के जो ज्ञाता है वो कमेटी में डाल दिए जाएंगे और कमेटी उसके ऊपर पूरा कि इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो सारी उसकी छानबीन करेगा। इस समय जो सेकेंड रीडिंग होती है, दूसरा वाचन जब होता है, तो एक एक बात के ऊपर गंभीर चर्चा होती है, एक एक क्लॉज के ऊपर गंभीर चर्चा होती है। फिर उसके बाद चर्चा हो गई, समिति ने क्या करना, अपनी रिपोर्ट देनी है। अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी जाती है। यहाँ पर भी सभी सदस्य उसके ऊपर गहन चर्चा करते हैं और उसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं
और अगर वो संशोधन मानने योग्य है, मान लिए जाते हैं, तो वे फिर विधेयक का भाग बन जाते हैं। और इस तरह से ये जो रिपोर्टिंग अवस्था है, ये मतलब रिपोर्ट जब समिति की आती है तो उसके ऊपर भी सदन में काफी चर्चा होती है, और फिर उसके बाद मतदान भी होता है सदन में। अगर मतदान में वो उसके फेवर में आ जाता है विधेयक के कुछ संशोधनों के पश्चात या एज इट इज, तो वो फिर थर्ड रीडिंग के लिए जाता है। तीसरी रीडिंग तीसरे दिन फिर उसके ऊपर होता है, मौखिक संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं कि कहीं पर इसमें ज्यादा बहस नहीं की जाती तीसरे वाचन में। सेकंड जो स्टेज है वही महत्वपूर्ण है, यहीं पर डिसाइड हो लेता है कि वो पास होगा कि नहीं होगा। जो थर्ड रीडिंग है उसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं कि इसकी भाषा को थोड़ा सा चेंज किया जाए, भाषा ज्यादा डिफिकल्ट है, समझने में दिक्कत है आम आदमी को, तो इस तरह के इसमें किए जाते हैं। फिर इसमें जैसे जरूरत है तो मतदान करवा दिया जाता है, और अगर विधेयक के पक्ष में मतदान जाता है तो विधेयक यहां से एक सदन में पास समझ लिया जाता है। अगर मतदान विधेयक के खिलाफ जाता है तो विधेयक यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर मान लो कि पास हो गया एक सदन में, फिर दूसरे सदन में ऐसे ही समय लिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, पूरी चर्चा होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी, फिर उसको मान लिया जाएगा या तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक था, प्रस्तुत किया वो आई थिंक 2008 में प्रस्तुत किया, तो उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में भेज दिया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया तो वहीं पर खत्म। ठीक है, जैसे अभी कृषि बिल है जो आजकल चल रहा है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। फिर क्या किया जाता, दूसरे सदन में भी यही सारी बात होती है, पास हो गया तो ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए चला जाएगा, और अगर पास नहीं हुआ तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। और कई बार संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की भी बात चल जाती है, और उसमें संभावना ये रहती है कि लोकसभा जो बात चाह रही है वही होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा है। मान लो कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, एक में 20 ही बच्चे हैं, तो दोनों की इकट्ठी बैठक बुला ली, 100 वालों की बात मानी जाएगी, है ना। अगर वो विधेयक को प्रस्तुत पास करना चाह रहे हैं तो पास हो जाएगा, नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। अगर मान लो दोनों सदनों में विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते ही वो क्या बन जाएगा, अंडरस्टूड। कानून कैसे बनते हैं समझ गए। और अगर कोई धन बिल है, ये तो मैं साधारण कानून की बात कर रही थी, अगर कोई धन विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति की पहले ही मंजूरी ले ली जाती है, राष्ट्रपति की पहले मंजूरी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा में ही होती है उसके ऊपर सारी कार्रवाई, और वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, धन बिल है तो, और सारी कार्रवाई लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन के लिए रोक सकती है, थोड़ा बहुत संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसके माने या ना माने। तो धन बिल के बारे में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का टाइम है, कोई खास शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन बिल के संबंध में सारी शक्तियां लोकसभा के पास ही हैं, और राष्ट्रपति से तो पहले ही मंजूरी ले ली जाती है, तो इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारे 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। विधायिका हमने कार्यपालिका पढ़ ली, विधायिका पढ़ ली, सरकार के 3 अंग है ना, और एक तीसरा अंग रहता है हमारा न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।